Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो कि हमने हेपेटाइटिस सीरीज स्टार्ट करी थी। लास्ट वीडियो में हमने हेपेटाइटिस ए टू ई के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाके वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आज के वीडियो में मेन हमारा फोकस रहेगा कि हेपेटाइटिस वायरस जब बॉडी में एंटर होता है तो वो कैसे हमारे जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है और अपनी कॉलोनीज इंक्रीज करता है। सो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली फॉर सपोज ये हमारा एक बहुत बड़ा सेल है, मैंने एक्सपैंड करके एक सेल बनाया है, ठीक है। हमारे पास मेजरली दो कैटेगरीज आ जाती है जीनोम की, जो हेपेटाइटिस के अंदर है वो होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की और दूसरी होती है पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। लास्ट वीडियो में हमने इनके जीनोम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, किसमें आरएनए है किसमें डीएनए है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कैटेगरीज में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस आ जाता है, हेपेटाइटिस ई वायरस आ जाता है हमारे पास, हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है हमारे पास और हेपेटाइटिस डी वायरस आ जाता है। ये हमारे कौन से हैं? वो सारे हैं जिनका जीनोमिक स्ट्रक्चर हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर होता है ये हमें पता ही है, दैट इज अवर हेपेटाइटिस बी वायरस। ये सिर्फ एक के अंदर ही होता है, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब जब हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, तो अब क्या है, उसे सेल के अंदर जाना है इन ऑर्डर टू अफेक्ट दैट सेल, या अपना काम करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेसिकली एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस ये हमारा सेल में एंटर होगा। और जब ये हमारा सेल में एंटर होगा तो ये अपना आउटर जो कैप्सिड है उसको शेड कर देगा और अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीनोम है वो एज इट इज रहेगा। इसका उसके सराउंडिंग का स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास यहाँ पर रहेगा। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, अंदर जाएगा सेल में, सेल का जो राइबोसोम है, जो सेल का हमारे राइबोसोम है उसको यूज करेगा, उससे क्या करेगा, काफी सारे प्रोटीन्स बनवाएगा। क्या बनवाएगा? उससे काफी सारे प्रोटीन्स बनवाएगा। एक स्टोरी की तरह समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो हमारी बॉडी सेल में एंटर हुआ वो क्या करेगा, सेल के राइबोसोम्स के पास जाएगा और उन राइबोसोम, हमें पता है राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो वो क्या करेगा, वेरियस प्रोटीन्स बनवाएगा। अब कौन कौन से वेरियस प्रोटीन्स, जैसे कि ये कैप्सोमर्स बनवाएगा, कैप्सोमर्स बनवाएगा, और क्या क्या बनवा सकता है, वेरियस एंटीजेंस बनवा सकता है, साथ ही ये आरएनए पॉलीमरेज बनवाएगा, ठीक है, और क्या बनवा सकता है, ये डीएनए पॉलीमरेज बनवा सकता है। तो ये सारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोसोम की हेल्प से फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये सारे प्रोटीन्स क्या हैं, कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या हमारे गोल्गी एपरेटस के पास जाएंगे, ठीक है। वहां पे इनकी पैकेजिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये काम होता है ना इनका करना, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है जो हमारा, तो वहां पे इनकी पैकेजिंग होगी, सॉर्टिंग होगी। फिर ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेंगे, मतलब कवर के अंदर, एक कैप्सिड के अंदर काफ़ी सारे ये वेसल कह सकते हैं, एक वेसल के अंदर ये जो प्रोटीन्स ऊपर बने हैं ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली, इन प्रोटीन्स को, ये जो प्रोटीन्स थे इनकी पैकेजिंग कर देगा किसी चीज़ के अंदर, तो उसने पैकेज करके एक वेसिकल्स वगैरह उसने तैयार कर लिए। अब क्या है, अब एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस तो बॉडी में आएगा नहीं, काफ़ी सारे आएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो देखो, अब जो बाकी के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जैसे ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दूसरा है, एक ने तो ये काम किया, दूसरा क्या करेगा, ये वाला जो एंजाइम है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसकी हेल्प से आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इस एंजाइम की हेल्प से, ये जो बनाया है इसने प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी हेल्प से बाकी का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो अपनी आरएनए की कॉपीज बनाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आरएनए का लेवल क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज होगा,
इन्हीं के आरएनए को ये क्या करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए की कॉपीज बनाना। तो बाकी का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो यहाँ से राइबोसोम की हेल्प से बने आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करके और ज़्यादा अपना आरएनए का नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिर जब ये वाला स्ट्रक्चर है कैप्सिड बन गया, ठीक है, इधर से ये आरएनए ज़्यादा बन गए, तो ये मिला के दोबारा से और क्या है, वायरस की कॉपीज बना देंगे। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर चला जाएगा और ये क्या करेगा, ऐसे ही आरएनए की, जैसे ये था ऊपर हमने हेपेटाइटिस ए देखा, ई देखा, सी देखा, डी देखा, ऐसे ही और आरएनए ऐसे ही और वायरसेस बनाएगा ताकि वो फर्दर आगे जाके और सेल को बाहर निकल के यहाँ से इन्फेक्ट कर सकें आगे, ठीक है। तो ये तो काम करते हैं कौन से, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए गए हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोबारा से सुन लीजिए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो था, ठीक है, जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर आया, वो हमारे सेल के राइबोसोम के पास गया, उसने काफ़ी सारे प्रोटीन्स बनाए, जैसे कैप्सोमर्स हो गया, एंटीजेंस हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है। वो फिर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी एपरेटस के पास जाएंगे और मतलब किसी वेसिकल या वेसल के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो बाकी के और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं वो इस आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से और आरएनए का नंबर इंक्रीज करेंगे। हेंस ये दोनों आपस में मिलके वैसे ही और वायरस के रेप्लिकास बनाएंगे जो कि आगे सेल को लीव करके आगे जाके और सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। दैट मीन्स अपना ही अल्टीमेटली ये क्या करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, अब वो कैसे अपने नंबर बढ़ाएगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। तो बेसिकली ये भी सेम एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, अपना आउटर जो है उसको शेड करके ये सिर्फ अपना पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो ये सेल के अंदर एंटर होगा। इसका टारगेट होता है, उसका टारगेट होता था राइबोसोम, लेकिन इसका टारगेट होता है हमारा न्यूक्लियस। इसका टारगेट क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो इसका टारगेट होता है। अब ये क्या करेगा, ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर एंटर होगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा। अब ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर कुछ डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, बेसिकली ये है पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट मीन्स पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, हर पूरे कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। मतलब जैसे 100% ये हमारा है तो ये 100% डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, बीच बीच में से कुछ जगह ये नहीं है। तो अब क्या करेगा ये डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम, इस पार्शियल हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज कर देगा। दैट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा इसका, ठीक है, कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा। कौन, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब यहाँ पर बन गया है, ठीक है, एक तो इसके पास एबिलिटी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इसके पास एबिलिटी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी और ज़्यादा कॉपीज बना सकता है, ठीक है। हेंस इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई कर सकता है। और ये क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है न्यूक्लियस के पास, उसकी हेल्प से ये एमआरएनए, वायरल एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, वायरल एमआरएनए बनाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन करेगा इसकी, हेंस इसकी और ज़्यादा कॉपीज बनाएगा, किसकी, एमआरएनए की। अब एमआरएनए के पास दो तरीके हैं काम करने के, या तो ये एमआरएनए हमारा राइबोसोम के पास जाएगा, फिर से प्रोटीन्स बनवाएगा, फिर से ये प्रोटीन्स बनेंगे और सेम ऐसे ही नीचे तक वेसिकल तक प्रोसेस ये चलेगा, ठीक है। दूसरा ये एमआरएनए क्या करता है, ये बनाता है पीजीआरएनए। क्या बनाएगा ये, पीजीआरएनए। अब ये पीजीआरएनए क्या है, ये है प्रीजिनोमिक आरएनए। ये क्या है, प्रीजिनोमिक आरएनए।
अब ये जब mRNA या तो दो ऑप्शन है, आधे जो mRNA है वो कहाँ जाएंगे, राइबोसोम के पास जाएंगे, प्रोटीन्स बनवाएंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा। और दूसरे जो बचे हुए mRNA वो क्या करेंगे, pgRNA फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स प्री जीनोमिक RNA फॉर्म करेंगे। अब हमें पता है जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारा एक तरह का रेट्रोवायरस है। क्या है, एक तरह का रेट्रोवायरस है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, pgRNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, जो एंजाइम हेपेटाइटिस के पास ऑलरेडी थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी हेल्प से ये डीएनए बना देगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की। तो दैट मीन्स ये आरएनए से डीएनए इजिली बना सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्री जीनोमिक आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से दोबारा से डीएनए बना देगा। डीएनए भी कौन सा है, ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन वेसिकल्स के साथ मिलेगा और ये वेसिकल के साथ मिलके दोबारा से और कॉपीज बना लेगा वो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस की और कॉपीज बना लेगा और ये फर्दर आगे जाके और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो समझ आया आपको, बेसिकली मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हेपेटाइटिस बी जब एंटर होगा, ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से, तो ये क्या है, अपना पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सपोज कर देगा, जो कि कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा। वहाँ पर डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स होंगे। कौन से होंगे वहाँ पे, डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स हैं, जो कि क्या करेंगे, इस पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल देंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक तो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से एमआरएनए बना देगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना देगा। अब इस एमआरएनए के पास दो ऑप्शन है, एक तो ये राइबोसोम के पास जाके वही प्रोटीन्स बनवाएगा, सेम वैसी वेसिकल्स तैयार करवाएगा। बाकी का जो बचा हुआ एमआरएनए है वो पीजीआरएनए फॉर्म करेगा, दैट इज प्री जीनोमिक आरएनए। और ये प्री जीनोमिक आरएनए वाया द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा, पार्शियल वाला, और वो आगे उन वेसिकल्स के साथ मिलके हेपेटाइटिस बी वायरस की और कॉपीज बनाएंगे, जो कि आगे फर्दर सेल को जाके इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एक सेल को इन्फेक्ट करने का। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब जीनोम आया है तो वो ऐसे इन्फेक्ट करेगा, और पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है तो वो ये ऐसे इन्फेक्ट करेगा एक सेल को, और फिर ये आगे निकल के और सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली ये जो कॉलोनीज बन रही हैं, इनकी आगे कॉलोनीज बनी है, इनकी आगे कॉलोनीज बनी है, तो ये सारी कॉलोनीज का जब क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। जब क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो ये क्या करेंगे, सेल को लाइसिस करेंगे, हेंस सेल की मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, और दे विल लीड टू व्हाट, सेल डेथ। दे विल कॉज व्हाट, सेल डेथ कॉज करेंगे ये। ठीक है, अब क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सेल था, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि हमारे पास ये सेल था, एक सेल है हमारे पास, इसको इन्फेक्ट किया था उन्होंने। ठीक है, अब सेल के पास, सेल के सरफेस पे जो न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पे MHC1 होता है। ये हमने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी की वीडियोस में, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। MHC होता है मेगा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन होता है हमारा। ठीक है, ये MHC सरफेस पे होता है सेल के, मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग होता है, प्रेजेंट करता है ये सेल को, जैसे आगे प्लेट में हम कोई चीज़ सर्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या है, अब जो हमारे वो प्रोटीन्स बन रहे थे, जैसे हमारे राइबोसोम ने यहाँ पे क्या करा था, बेसिकली एंटीजेंस बनाए थे। ठीक है, ये एंटीजन, अब फॉर सपोज ये एंटीजन जाके यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सेल में से निकल के ये एंटीजन यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये सेल में तहस नहस हो रही है, क्योंकि बॉडी डिटेक्ट कर लेगी कि कोई फॉरेन चीज आई है, तो ये क्या रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन्स रिलीज करेंगे।
ठीक है। इंटरफेरॉन्स गामा मेनली ये रिलीज करेंगे, जो कि हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। ये मैक्रोफेजेस आगे टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और फिर ये टी सेल्स यहाँ पर पहुंचेंगे। जब यहाँ पर टी सेल्स पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो अपने सरफेस पे एक डिटेक्टर लगाएंगे। डिटेक्टर जैसे CD8 हो गया, ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, CD8 इनका रिसेप्टर होता है, तो वो इसको फॉरेन चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि अरे हाँ ये तो कोई फॉरेन चीज़ है, ठीक है। और जैसे ही उसने डिटेक्ट कर लेगा तो ये रिलीज करेगा कुछ, वी कैन से दैट कुछ चीज़ें रिलीज करेगा ये, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा जिन्हें बोला जाता है परफोरिन्स। क्या बोला जाता है जिन्हें? परफोरिन्स। एज द नेम सजेस्ट, परफोरिन्स परफोरेट करेंगे। ये क्या करेंगे? वहां जाके ये ब्रेक डाउन करेंगे। किसकी ब्रेक डाउन करेंगे? जैसे कि यहाँ पे सेल में पोर्स क्रिएट कर देंगे, होल्स क्रिएट कर देंगे, जगह क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही ये पोर्स क्रिएट होंगे, होल्स क्रिएट होंगे, फिर ये दोबारा से ये जो टी सेल है ये हमारा क्या रिलीज करेगा? ये हमारे एंजाइम रिलीज करेंगे जिन्हें बोला जाता है ग्रैनजाइम्स। क्या बोला जाता है जिन्हें? ग्रैनजाइम्स। और ये ग्रैनजाइम्स क्या करेंगे? बेसिकली इन होल्स के थ्रू एंटर होंगे सेल में और एपोप्टोसिस कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे? एपोप्टोसिस। दैट मीन्स ये सेल का डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। आई नो इट इज़ वेरी लॉट टू टेक, लेकिन ध्यान से आप समझो, जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? MHC प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। अब जो अंदर बेकार की चीज़ें बन रही थी वो बाहर आएंगी, ठीक है, वो बाहर इसके साथ फोर सपोज बाइंड होगी। फिर ये जो तहस नहस सेल में ऑलरेडी हो रही थी, ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे। वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे जो कि आगे टी सेल्स को वहाँ पर भेजेंगे। जब टी सेल्स यहाँ आएगा तो इनका जो CD8 रिसेप्टर है वो इस फॉरेन एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा और परफोरिन्स रिलीज करेगा। और वो परफोरिन्स क्या करेंगे? सेल के अंदर होल करेंगे, सेल के अंदर छेद करेंगे। और जैसे ही सेल में होल्स हो जाएंगे फिर ये क्या करेंगे? बेसिकली ग्रैनजाइम्स को निकालेंगे। ग्रैनजाइम्स क्या हैं? वो एंजाइम्स हैं जो कि होल्स के थ्रू अंदर जाएंगी और एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ करवाएंगे। सो दैट इज द होल मैकेनिज्म कि सेल कैसे अफेक्ट होता है और सेल की ब्रेकडाउन कैसे होती है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब भी हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन होती है तो अल्टीमेटली हेपेटाइटिस, हिपैटिक नाम आया, दैट मीन्स रिलेटेड टू लीवर। हिपैटोसाइट्स का मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ये क्या करते हैं? बेसिकली लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करके उनकी डिस्ट्रक्शन कराते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे इन्फेक्ट करेंगे। ऐसे ये मैकेनिज्म से इन्फेक्ट होगा। अगर RNA है जीनोम या DNA जीनोम है तो ऐसे इन्फेक्शन होगी और ऐसे एक एक सेल की क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस कि कैसे वो एक सेल को इन्फेक्ट करता है और कैसे वो सेल की डिस्ट्रक्शन करता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसका आंसर करने की। एंड अगर आपकी कोई और डिमांड है वीडियो की तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको। एंड ऑल्सो बार बार देखोगे तो बहुत इजीली आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाएगी और समझ आएगी। सो मिलते हैं हेपेटाइटिस का नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे साइन एंड सिम्टम शो करता है हेपेटाइटिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। सो थैंक यू।